Hello everyone, I am Nitika Meena, ATPO Triple ISL. Again, welcome in the e-lecture by Government रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। आज के ई-लेक्चर का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान की जो नए एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो आज हम जो EL 206 है उसके सेकेंड यूनिट का एक टॉपिक है स्काईवे प्रोपगेशन, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बाय विच नेम इज़ एन आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन ऑल्सो नोन एज। मीन्स आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है सी वे प्रोपगेशन, बी ग्राउंड वे प्रोपगेशन, सी स्काई वे प्रोपगेशन एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आंसर सी, क्योंकि स्काई वे प्रोपगेशन आयनोस्फीयर में होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आफ्टर विच फिनोमिना डू द वेव्स अराइव एट द रिसीविंग एंटीना इन द आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन। मीन्स कि किस फिनोमिना के बाद में जो वेव्स हैं वो रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती है। मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना से जब वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं तो वे आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन होते हुए रिसीविंग एंटीना तक जब वो पहुंचती है तो किस फिनोमिना से पहुंचती है, क्या उसका प्रिंसिपल रहता है। ए है रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग, बी रिफ्रैक्शन, सी डिफ्रैक्शन एंड सी इज़ डिफ्रैक्शन एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो हम आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन या स्काईवे प्रोपगेशन जिसे कहते हैं उसमें पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं। मींस कि रिफ्लेक्शन ही होगा, यहाँ पर जो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट होके आयनोस्फेयर से और रिसीविंग एंटीना तक पहुँचती हैं। तो सही आंसर है ए रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, बाय विच नेम इज़ एन आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन ऑल्सो नोन एज। क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट हो गया है, सॉरी। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। पावर डेंसिटी इज़ बेसिकली टर्म्ड एज, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, पावर पर यूनिट एरिया। मीन्स जो पावर डेंसिटी है उसको किस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ए रिफ्लेक्टेड, बी रिफ्रैक्टेड, सी रेडिएटेड एंड डी इज़ डिफ्रैक्टेड। तो सही आंसर होगा यहाँ पर जो पावर है वो हमेशा रेडिएट होती है। मींस कि कितने एरिया में जो पावर है वो कितने पर यूनिट एरिया में रेडिएट हो रही है। तो द राइट आंसर इज़ सी रेडिएटेड। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। मतलब फ्री स्पेस में इनमें से क्या नहीं होता है। ए सॉलिड बॉडीज़, बी आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, सी interference of normal radiation and radio wave propagation and D all of the above। तो as we know कि फ्री स्पेस में इनमें से कुछ भी नहीं होता है, ना सॉलिड बॉडीज़ होती है, ना कोई आयोनाइज पार्टिकल होता है, ना फिर नॉर्मल रेडिएशन और रेडियो वेव प्रोपोगेशन का कोई इंटरफेरेंस होता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि विच ऑफ द मोड ऑफ प्रोपोगेशन इज़ अडॉप्टेड इन HF एंटीनाज यानी हाई फ्रिक्वेंसी एंटीनाज। इनमें से कौन सा मोड ऑफ प्रोपोगेशन है जो हाई फ्रिक्वेंसी एंटीना में अडॉप्ट किया जाता है। ए है आयनोस्फेरिक, बी ग्राउंड वेव, सी इज़ ट्रोपोस्फेरिक एंड डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। एज वी नो कि ग्राउंड वेव बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ होती है और ट्रोपोस्फेरिक यानी कि सरफेस वेव प्रोपोगेशन में भी हाई फ्रिक्वेंसी की से कुछ नहीं होता, वहाँ पर अब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी इसको यूज़ करते हैं। तो द राइट आंसर विल बी ए आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच मैकेनिज्म is are likely to occur in mid frequency operation corresponding to ionospheric propagation। कौन सा मैकेनिज्म जो है वहाँ आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन के करस्पॉन्डिंग हम मिड फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन में यूज़ करते हैं या होता है। ए ओनली रिफ्लेक्शन, बी ओनली रिफ्रैक्शन, सी इज़ पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। एज वी डिस्कस अर्लियर कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ये फिनोमेना इसमें यूज़ करते हैं स्काई वेव प्रोपोगेशन में। इसमें जो वेव्स ट्रांसमिट की जाती है ट्रांसमीटर द्वारा वो रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक पहुंचती है, रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती है। लेकिन कुछ
चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पर होते हैं जिनकी वजह से कुछ वेव्स का रिफ्रैक्शन भी हो जाता है, तो यानी पार्शली रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। तो राइट आंसर विल बी सी, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द जनरेशन ऑफ कंडक्शन करंट इन एन आयनोस्फेरिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एज वी नो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर होती है या चार्ज पार्टिकल्स वहाँ पर होते हैं, वो सोलर एनर्जी या कॉस्मिक रेज जो हैं वो जो आयनोस्फेयर में जो एटम्स हैं उन पर आके स्ट्राइक करती हैं, और वो स्ट्राइक करने के बाद में आयंस में या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन होता है, मतलब वहाँ पर जो प्रोसेस है या इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिलीज़ होते हैं जिस प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। तो सही आंसर जो है यहाँ पर वो क्या होगा, ए आयंस, बी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स एंड डी नन ऑफ द अबव। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एमिट नहीं होंगे, यहाँ पे आयंस भी एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है यानी एसेलरेशन एंड डीएसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो द राइट आंसर विल बी बी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से ही क्योंकि आयनाइजेशन होता है। दो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ विच फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बाय ए फैक्टर ऑफ सेक थीटा आई। मीन्स कि सेकंड लॉ के अनुसार में वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो कि ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है, किस फैक्टर से ग्रेटर होती है, सेक थीटा आई फैक्टर से के मल्टीप्लिकेशन से उसको हम ज़्यादा मानते हैं क्रिटिकल। तो ए है MUF यानी मैक्सिमम यूजिबल फ्रीक्वेंसी, बी इज़ LUF यानी लो यूजिबल फ्रीक्वेंसी, एंड सी इज़ OWF ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी है ये, एंड डी इज़ UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। तो राइट आंसर विल बी MUF, maximum usable frequency, because the maximum usable frequency is the highest frequency delivered by the transmitter regardless of the power of transmitter। क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फीयर, जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है ना, टू द रिसीवर, रिसीवर तक आने के लिए जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होती है उसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ये सेक थीटा के मल्टीप्लिकेशन होती है। मीन्स जो MUF का फॉर्मूला होता है दैट विल बी क्या होगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। मीन्स क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज़ FC, तो 1 कॉस थीटा जो होता है वो हमारा सेक थीटा होता है। तो MUF का जो फॉर्मूला होता है वो FC सेक थीटा होता है, यानी सही आंसर जो है ये ए है यहाँ पर MUF। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि ई लेयर ऑफ आयनोस्फीयर एग्जिस्ट बिटवीन, जो ई लेयर है आयनोस्फीयर में वो किस रेंज के बीच में एग्जिस्ट करती है। मींस हमारा जो अर्थ का सरफेस है उससे किस हाइट पर होती है। ए इज़ 40 to 90 किलोमीटर, बी इज़ 90 to 140 किलोमीटर, सी इज़ 140 to 250 किलोमीटर, एंड डी इज़ 250 to 400 किलोमीटर। तो राइट आंसर विल बी बी, ये 90 से लेके और 140 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जो F2 लेयर है आयनोस्फीयर की वो कहाँ एग्जिस्ट करती है। ए ऑप्शन इज़ 40 to 90 किलोमीटर, बी 90 to 140 किलोमीटर, सी इज़ 140 to 250 किलोमीटर, एंड डी इज़ 250 to 400 किलोमीटर, एंड द राइट आंसर विल बी 250 to 400 किलोमीटर, यानी 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में F2 लेयर एग्जिस्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं उनका क्या होता है। मतलब ये स्काई वेव प्रोपोगेशन है तो हम स्काई वेव से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स है उनका क्या होगा। ए एब्जॉर्ब बाय द F2 लेयर, बी रिफ्लेक्टेड बाय द D लेयर, सी कैपेबल ऑफ यूज लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन on the moon, and D is affected by the solar cycle। Here the right answer will be affected by the solar cycle, क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं वो जो हमारे सोलर के द्वारा जो कॉस्मिक रेज होती हैं उनसे आयोनाइजेशन होता है उनका, और रिफ्लेक्ट होके वो रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी, अफेक्टेड बाय द सोलर साइकिल। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द डिस्टेंस नियर द स्किप the distances near the skip distance should be used for skywave propagation। A is to avoid tilting
and B is to prevent skywave and upper ray interference, C is to avoid the Faraday's effect, and D is so as not to exceed the critical frequency. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्किप डिस्टेंस क्या होती है। स्किप डिस्टेंस क्या है कि अर्थ से जो मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से ट्रांसमिटिंग एंटीना से लेके अर्थ की सरफेस पर जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक का जो मेजरेबल डिस्टेंस है वो स्किप डिस्टेंस कहलाता है, जहाँ पर सिग्नल रिफ्लेक्ट होता है, कहाँ से, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होता है, और दिस सिग्नल कैन रीच द रिसीवर विथ मिनिमम होप्स एंड मिनिमम स्किप्स। इसको क्या कहते हैं अपन, स्किप डिस्टेंस कहते हैं। तो जो मिनिमम स्किप्स है वो कहाँ होंगी, कैसे होंगी, हम यहाँ देख सकते हैं। स्किप डिस्टेंस को मतलब हम क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, टू प्रिवेंट स्काई वेव एंड अपर रे इंटरफेरेंस, मीन्स कि कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई बीच में होप्स नहीं है, इसका मतलब है कि स्काई वेव को प्रिवेंट कर रहे हैं यहाँ पर, उसको मतलब प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिट होके रिसीवर तक आ पा रहा है और जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हो रहा है। तो राइट आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रेडियो वेव्स आर A perpendicular to each other, B is perpendicular to the direction of travel, C both A and B, and D none of the above. As we know इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जो इनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होता है। तो यहाँ पर जो सी आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए और बी ऑप्शंस दोनों ही सही हैं, तो सी में दिया गया है बोथ ए एंड बी, तो राइट आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि स्काई वेव्स कैन नॉट बी हर्ड, मतलब कहाँ नहीं सुन सकते इनको। ए क्लोज टू द ट्रांसमीटर, बी फार फ्रॉम ट्रांसमीटर, सी इन द साइलेंट जोन, एंड डी इन द स्किप जोन। तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमें स्किप जोन जो होता है हमारा वो अर्थ का सरफेस कहलाता है, वहाँ पर हम इस स्काई वेव को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि स्काई वेव ट्रांसमीटर से लेके डायरेक्ट रिसीवर तक पहुँचती है, बीच के स्किप डिस्टेंस या स्किप जोन होता है वहाँ पर नहीं होती हैं। तो द राइट आंसर विल बी आंसर डी। थैंक यू।